हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। बीएमबी की सीरीज अपनी चालू हो चुकी है और यूनिट 3 पे आ चुका हूं। यूनिट 1 2 ऑलरेडी न्यू अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग अपडेट हो चुकी है, ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है। आई होप आप देख चुके होंगे, है ना। स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट की थर्ड यूनिट अपन स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ी सी स्पीड मैंने बढ़ा रखी है तो क्योंकि आप सबको पता है कि अपने पास समय कम है और काम बहुत ज़्यादा है। तो यूनिट थर्ड का फर्स्ट टॉपिक आता है स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन, यानी स्ट्रेटेजी जो हम बना रहे हैं, यानी कि जो बेस्ट प्लान हम बना रहे हैं उसका फॉर्मुलेशन कैसे करना है। इसका फॉर्मुलेशन करने से पहले मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में बोला था, क्या बोला था कि स्ट्रेटेजी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग होगी। भाई जैसा अपना लक्ष्य होगा उसी के अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करेंगे और उसी में से बेस्ट प्लान निकाल के स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो स्ट्रेटेजी हमेशा किसके अकॉर्डिंग होगी? अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग होगी। तो प्रोसेस होती है डिसाइडिंग एक्शन करना। इसका स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन का मतलब क्या है? अपने एनवायरनमेंट को एनालिसिस करना, जैसे अपन ने माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट एनालिसिस करना सीखा था। लॉन्ग टर्म के लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्राप्त करना, स्ट्रेंथनिंग करना अपनी, और स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना। वैसे तो शॉर्ट एनालिसिस इसके अंदर आएगा और ये इस थर्ड यूनिट का मेन टॉपिक भी है। तो अपन शॉर्ट एनालिसिस पे आते हैं। अब ये सिचुएशनल एनालिसिस और शॉर्ट एनालिसिस बेसिकली क्या होता है कि कोई भी कंपनी, सबसे ज़्यादा पॉपुलर थ्योरी है ये शॉर्ट एनालिसिस। कोई भी कंपनी के बारे में आपको एनालिसिस करना है कि वो कंपनी ग्रोथ करेगी, वो कंपनी डिक्लाइन हो जाएगी, कि कंपनी अच्छे से मार्केट के अंदर सर्वाइव होगी, तो उसके लिए शॉर्ट एनालिसिस किया जाता है। शॉर्ट में SW जो है वो एक्सटर्नल एनालिसिस में है, अपॉर्चुनिटी थ्रेट SW जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट में आता है, स्ट्रेंथ और वीकनेस, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट किस में आता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। ऑलरेडी सेकंड यूनिट में अपन ये पढ़ चुके हैं, लेकिन अब अपन इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। शॉर्ट एनालिसिस में आता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इंटरनल फैक्टर्स होते हैं और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो होते हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। ये आइडेंटिफाई करते हैं, हमको हेल्प करते हैं कि हमारे जो कंपनी है उसकी मार्केट में पोजीशन क्या है, वो कहाँ पे ग्रोथ कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो इस तरीके से जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट या कंपनी के एनालिसिस की बात होगी वो थर्ड यूनिट में सिखाई गई है ना। तो पहला आ जाते हैं अपने शॉर्ट एनालिसिस पे। शॉर्ट एनालिसिस है क्या? बेसिकली शॉर्ट एनालिसिस के अंदर हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हैं। फर्स्ट अपना टॉपिक होता है स्ट्रेंथ को आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हैं। स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ का मतलब ये दोनों चीजें इंटरनल है, याद रखना। स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या इंटरनल है, यानी कि वो चीजें जो हमारे पास हैं जो किसी और के पास नहीं है। वो हो सकता है मैन पावर हो सकती है ना। वो हमारी प्लेस हो सकती है कि जहां पर हमारी शॉप या कंपनी का सेटअप हो। वो हो सकता है कि हमारे पास कोई हो सकता है हमारे पास कोई कॉपीराइट का पेटेंट हो, कोई कॉपीराइट का कोई ट्रेडमार्क हो। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क मतलब कि अपना जो चीज़ है वो यूनिक हो सकती है, वो स्ट्रेंथनिंग में आएगी। वीकनेस जैसे कि अभी मैन पावर स्ट्रेंथनिंग में आ सकती है, तो मैन पावर वीकनेस में भी आ सकती है। स्किल्ड मैन पावर नहीं आएगी तो वीकनेस हो जाएगी, और स्किल्ड मैन पावर होगी तो स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी। यानी जो चीज़ें हमारी स्ट्रेंथ है इंटरनल, वो एक्सटर्नल भी वो वीकनेस भी हो सकती है। फिर से, जो चीज़ें हमारी स्ट्रेंथ है वो वीकनेस भी हो सकती है। जैसे कि कोई क्रिकेट टीम बहुत अच्छा ओपनिंग बैट्समैन है तो वो उसकी स्ट्रेंथ है, और वही अगर कोई क्रिकेट टीम किसी की ओपनिंग बैट्समैन अच्छे नहीं है तो वो उसकी वीकनेस है। इसी तरीके से कोई कंपनी है, उसकी लोकेशन बेस्ट है तो उसकी स्ट्रेंथ हो गई, और अगर उस कंपनी की लोकेशन बढ़िया नहीं है तो वो उसकी वीकनेस होगी। उसके पास मैन पावर स्किल नहीं है तो वो वीकनेस हो गई, है ना। कोई एबिलिटी नहीं है तो वो वीकनेस हो गई। तो अब आ जाते हैं अपन अपॉर्चुनिटी थ्रेट पे। ये शॉर्ट तो SW तो समझ में आ गया। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मार्केट की कंडीशन, कि अभी मार्केट में क्या कंडीशन चल रही है। मार्केट में जैसे कि अपनी GDP बढ़ी हुई है, 7.5% का अनुमान है ना। 7% अपन मान के चलते हैं, 7% का अनुमान है, यानी कि अच्छी ग्रोथ कर रही है अभी GDP, है ना। और थ्रेट क्या है? थ्रेट यानी कि मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है ना, नए कंपटीशन आ रहे हैं, नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, नए सब्स्टिट्यूट्स आ रहे हैं, है ना। और हमारे पास जो है इतना फंडिंग अवेलेबल नहीं है, तो वो थ्रेट्स हो सकता है। तो अपॉर्चुनिटी मार्केट कंडीशन से, इकोनॉमिक कंडीशन है, सोशल, जो अपन ने पेस्टल एनालिसिस में सीखा था, जैसे कि पॉलिटिकल, लीगल, एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल, वो सारे अपॉर्चुनिटीज में भी हैं, और वही सारे अगर अच्छे स्टेबल नहीं हो तो थ्रेट्स भी हो। जैसे कि अगर इकोनॉमिक कंडीशन स्टेबल है, इकोनॉमिक गुड है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, तो अपॉर्चुनिटी है मार्केट में ग्रोथ करने के लिए। और थ्रेट क्या है? अगर इनमें से कुछ ना हो तो थ्रेट है। जैसे कि अभी इंडिया के अंदर क्या है? अपॉर्चुनिटीज है,
क्यों है? क्योंकि मैं किसी गवर्नमेंट की विशेष नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एक स्टेबल गवर्नमेंट है हमारे पास। हमको ये पता है कि ये गवर्नमेंट 5 साल का अपना टेन्योर जो है वो कंप्लीट करेगी ही करेगी। तो इससे क्या होगा, जो रूल्स बन रहे, जो रेगुलेशंस बन रहे, वो यूनिफॉर्म वे के अंदर बन रहे। अगर जैसे पाकिस्तान में बार बार सत्ता बदल रही है, फ्रांस में बदल रही है, बांग्लादेश में बदल रही है, नेपाल में बदली है, श्रीलंका में बदली है, तो कंपनी को ग्रोथ करने में दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। याद रखना, जब भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए सबसे फर्स्ट टाइम क्या है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए, ठीक है। और थ्रेट हो जाएगा फिर वो वाली चीजें, स्ट्रेंथ और वीकनेस, इंटरनल, ये एक्सटर्नल, ये स्वॉट एनालिसिस हो गया। अब आपको भी अपना स्वॉन एनालिसिस करना चाहिए। स्वॉन एनालिसिस क्या होता है? जैसे कोई भी हर स्टूडेंट को मैं कहता हूं कि उसको स्वॉन एनालिसिस करना चाहिए, SWAN। अगर आप अपना स्वॉन एनालिसिस करोगे तो यकीन मान लो आपके सक्सेस होने की रेट काफ़ी बढ़ जाएगी। स्वॉन एनालिसिस क्या है? आप अपनी आइडेंटिफाई करो, ये तो इंडिविजुअल के लिए होता है ना, ये आप अपनी आइडेंटिफाई करो स्ट्रेंथ क्या है, आप अपनी आइडेंटिफाई करो आप किस में अच्छे हैं, और इसके साथ आप आइडेंटिफाई करो आप किस में खराब भी हैं। अगर नहीं पता हो तो अपने मम्मी पापा से पूछो या अपने दोस्तों से पूछो, जो सच्चे मित्र हैं वो बता देंगे तुम इन चीज़ों में बहुत खराब हो। तो वीकनेस भी पता चल जाएगी, स्ट्रेंथ भी पता चल जाएगी। नेक्स्ट क्या आता है? अचीवमेंट। इंडिविजुअल के लिए बता रहा हूँ, ये अपने कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन यहाँ पर बताना थोड़ी बात निकली तो 2 मिनट सुन लो, क्योंकि ये आपके लाइफ का हिस्सा है ना। ए का मतलब है अचीवमेंट, यानी कि लाइफ में कुछ भी अचीव करा। हो सकता है 5th क्लास में आपने कोई ड्राइंग का कंपटीशन जीता हो, 5th क्लास, अच्छा जीतना अचीवमेंट है। 5th क्लास में ड्राइंग के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, या कहीं पर रनिंग में पार्टिसिपेट करना, कहीं किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना, कहीं भी कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना अचीवमेंट नहीं है, वहाँ पे जीतना अचीवमेंट है। अगर कोई भी अचीवमेंट है तो उसको लिखो, क्योंकि उससे आपको आइडेंटिफाई होगा कि अभी तक आपने लाइफ में कुछ चीज़ पाई है या नहीं पाई है। और एन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एन का मतलब है नेक्स्ट, कि आने वाले 5 साल बाद अब अपने आपको कहाँ देखते हो, और उसके लिए आपके स्ट्रेंथ वीकनेस को आप कैसे, वीकनेस को कम और स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो, और अचीवमेंट की लिस्ट लंबी कर सकते हो। ये स्वान एनालिसिस के थ्रू हो पाता है। तो ये अपने लाइफ के अंदर हर किसी को करना चाहिए, जिससे वो अपनी लाइफ के बारे में क्लियर पार्ट हुए। आप एक बार कॉपी पेन निकाल के बैठो तो सही, आपको पता चलेगा आप में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं और बहुत बुरी बुरी बातें भी हैं, लेकिन जब आप लिखोगे, जब बोल रहे हो ठीक है, लेकिन जब लिखोगे तो उस पर आपको पता चलेगा हाँ मेरी राइटिंग बढ़िया है लेकिन मेरे को याद नहीं होता। तो आपको आपकी राइटिंग के थ्रू बहुत अच्छे नंबर्स मिल सकते हैं, बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हो, बहुत सारी फील्ड में आप जा सकते हो। आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, अरे मैं कंप्यूटर पे टाइप अच्छे से कर लेता हूँ, तो आप इस फील्ड के अंदर अपना करियर बना सकते हो। तो ये आपको लिखना होगा, है ना। नेक्स्ट आ जाता है अपना शॉर्ट एनालिसिस में ये कि नेचर क्या है। शॉर्ट एनालिसिस एक सिंपल और इजी टूल्स होता है जिससे हम इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालिसिस करते हैं। ये फॉर्म की अपन को कैपेबिलिटी बताता है, वर्नेबिलिटी यानी कि लड़ने की क्षमता, है ना, ये बताता है। ये हमको प्रोडक्ट बिजनेस के बारे में आइडिया देता है। ये डायनेमिक होता है, क्योंकि हो सकता है आज जो स्ट्रेंथ है वो कल वीकनेस हो जाए, क्योंकि आज जो प्रोडक्ट आपके पास है वो सब लेके बैठ जाए, है ना, अगर आपके पास उसका कॉपीराइट नहीं है, ट्रेडमार्क नहीं है, तो इस तरीके से। और पार्टिसिपेशन और ब्रेन स्टॉर्मिंग में हेल्प करता है। और स्कोप क्या है स्ट्रेंथ वीकनेस का, जहां भी बिजनेस की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है वो शॉर्ट एनालिसिस का स्कोप होता है। वो इंडस्ट्री में हो सकता है, वो डिसीजन मेकिंग में हो सकता है, वो भले फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट, कोई भी डिसीजन हो, कंपनी का जहां भी इन्वॉल्वमेंट है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, शॉर्ट एनालिसिस का स्कोप है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन की सारे साइज पे प्लानिंग करने में, इन्वेस्टमेंट करने में, है ना, क्राइसिस मैनेजमेंट करने में, रिसोर्सेज और को अलाइन करने में, पॉलिसीज मेकिंग में, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने में, और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए हमको एडवांटेज या फॉर्मुलेट स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करने में। और इंपॉर्टेंस तो बहुत जरूरी है, क्योंकि शॉर्ट एनालिसिस होगा तो मेरे को क्लियर कट फ्रेमवर्क मिल जाएगा, मेरे को डायनेमिक एडवांटेज मिलेगा, यानी कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। मैं कंट्रोल कर सकता हूं, बेटर प्लानिंग कर सकता हूं, बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज कर सकता हूं, थ्रेट को अर्ली आइडेंटिफाई कर सकता हूं, स्ट्रेंथनिंग को और स्ट्रेंथ बढ़ा सकता हूं, अलोकेशन बढ़ा सकता हूं। और ये फैक्ट के बेस्ड होगी, यानी डेटा बेस्ड ड्रिवन टेक्निक है, तो ज़्यादा इसके सही होने के चांसेस है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं बिजनेस स्ट्रेटेजीज। एक तो अपन ने स्ट्रेटेजीज पढ़ा, है ना, अब इसमें एक वर्ड और जुड़ गया बिजनेस स्ट्रेटेजीज। तो कोई अपन तो वैसे भी सब्जेक्ट बिजनेस ही है, एमबीए के स्टूडेंट्स है, बीबीए के स्टूडेंट्स है, तो अपन तो बिजनेस के बारे में ही स्ट्रेटेजी के ले रहे थे, मतलब आइडेंटिफाई कर रहे थे।
वरना स्ट्रेटजी तो आर्मी भी स्ट्रेटजी बनाती है, क्रिकेट टीम भी स्ट्रेटजी बनाती है, पर अपन ने तो शुरू से किसमें पढ़ा है, बिजनेस स्ट्रेटजीज पढ़ा है। तो इसमें ज़्यादा एम्फेसिस नहीं करना है, जो आपने अभी तक पढ़ा है, जो आपने अभी तक समझा है वही सही है और वही लिखा हुआ है। तो बिजनेस स्ट्रेटजी बेसिकली क्या होती है, वो बेस्ट प्लान होता है जो फॉर्मुलेट किया जाता है बिजनेस की ग्रोथ के लिए, है ना, बिजनेस की ग्रोथ के लिए। पोर्टर साहब ने मेन कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज बताई थी, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आइडेंटिफाई करी हुई है। बिजनेस स्ट्रेटजी गाइड होती है एक डे बाय डे के लिए, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प लेती है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है, ऑप्टिमम रिसोर्सेज का हमको यूज़ करने में हेल्प करती है, और मार्केट में अपनी को पोजिशनिंग करने में भी हेल्प करती है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, अब स्ट्रेटजी, बिजनेस स्ट्रेटजी में एक और पॉइंट है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी हमेशा आप देखिए पेप्सी कोको कोला के बीच में जैसे राइवरी चलती है, एयरटेल जियो के बीच में राइवरी चलती है, अपोलो और एमआरएफ के बीच में राइवरी चलती है, हीरो और होंडा पहले एक ही थे, अब दोनों के बीच में राइवरी चलती है। क्या है इसका मतलब कि हम हमारे कॉम्पिटिशन से कैसे आगे निकल जाए। जैसे एप्पल और सैमसंग के बीच में राइवरी चलती है, यानी कि वो बिजनेस की लड़ाई है ना। इसके अंदर क्या होता है, आप लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर कर सकते हो कि हम सबसे कम में बनाएंगे, आप अर्ली बर्ड पहुंच सकते हो, हम वहां पर आपको आफ्टर सेल सर्विसेज बढ़िया देंगे। जैसे कि एयरटेल क्या कह रहा है कि फ्रॉडुलेंट कॉल आएगा तो मैं पहले ही आपको अलर्ट दे दूंगा, आपकी कस्टमर की सर्विस बढ़िया करूंगा। ये एयरटेल का प्रॉमिस है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो काम कर रहा है ना, अट्रैक्ट कर रहा है प्राइस सेंसिटिव को, कॉम्पिटिटिव प्राइस एडवांटेज अपन को देने को मिल रहा है। ये मतलब एक स्ट्रेटजी है जिससे हम अपने कंपटीशन से आगे जा सकते हैं। या तो हम हमारे कॉस्ट कम कर दें, या हम हमारे प्राइसिंग बढ़िया करें, या हम एडवर्टीजमेंट बढ़िया करें, या हम अपने इकोनॉमिक्स को स्केल करें, यानी कि अपना जो प्रोडक्शन है उसकी कैपेसिटी बढ़ाएं, सप्लाई चेन नेटवर्क की कैपेसिटी बढ़ाएं, है ना, जिससे हम आगे बढ़ सकें। ये वॉलमार्ट जैसे एक एग्जाम्पल है, सबसे सस्ती, ज़्यादा बल्क में बाइंग करने के कारण इनको बेटर एडवांटेज मिलता है। ठीक है, अब एक स्ट्रेटजी हो गई कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, कॉस्ट लीडरशिप। ठीक है, अब ऐसे ही तरीके के डिफरेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैंने कॉस्ट लीडरशिप के बारे में बोला आपको। अब ये सारे पॉइंट्स कॉस्ट से रिलेटेड थे। आप डिफरेंशिएशन में आए, जैसे कॉस्ट लीडरशिप क्या कह रही है कि अपन अपना प्रोडक्ट की प्राइस कम रख लो, अपन अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम करने के साथ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी दो, एडवर्टीजमेंट में भी इम्पैक्ट लाओ, है ना, इकोनॉमिक ऑफ स्केल के यूज़ करो और बल्क में बाइंग करो, जिससे क्या होगा, अपनी की कॉस्ट लीडरशिप, हमसे सस्ता कोई देगा नहीं। नेक्स्ट होता है डिफरेंशिएशन। ये कौन स्ट्रेटजी अपनाता है, ये अपनाता है भैया एप्पल। क्यों कि आपका प्रोडक्ट यूनिक दिखता है। एप्पल क्या खरीदता है आदमी, कि हमारे पास यूनिक है, हमारे पास न्यू टूल्स हैं, न्यू गैजेट्स हैं जो कोई और कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही। तो डिफरेंशिएशन की स्ट्रेटजी है इनकी बेसिकली। ये डिफरेंशिएशन की स्ट्रेटजी होती है कि ये हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज यूनिक वे में प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो एक ब्रांड की लॉयल्टी, ब्रांड की यूनिकनेस, ब्रांड की क्रिएटिविटी, इनोवेशन के थ्रू होता है। इसमें R&D पे ज़्यादा खर्चा होता है, वहाँ पे कॉस्ट कटिंग में ज़्यादा खर्चा होता है। ठीक है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे वर्क करते हैं। स्टारबक्स और एप्पल इसके ऊपर खर्चा करते हैं। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी का एक टाइप है फोकस। फोकस का मतलब कि ये कंपनियां ये कहती हैं कि हमको 10 चीज़ें नहीं बनानी, हमको एक ही चीज़ बनानी, लेकिन बहुत अच्छे से बनानी। क्या बोल रही है, हमको 10 चीज़ें नहीं बनानी, हमको एक ही चीज़ बनानी है, लेकिन बहुत अच्छे से बनानी है, जो कोई भी और ना बनाए। यानी मोस्ट यूनिक थिंग तो दे रहे हैं हम, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, यानी कि 25 के 25 चीज़ें नहीं बना रहे। जैसे कि अब एप्पल के तो बहुत सारे रेंज आ रही है, एप्पल 15 है, 16, 17 है ना। तो और जैसे सैमसंग के भी बहुत सारे फोन्स हैं, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, हम तो एक ही टाइप बनाएंगे, एक ही वर्जन बनाएंगे, लेकिन वो बहुत बेस्ट बनाएंगे। तो ये नैरो मार्केट सेगमेंट पे कि हम केवल कुछ ही लोगों के लिए बनाएंगे। एक बनाए, जैसे रोल्स रॉयल्स की कार्स आती है बिल्कुल कस्टमाइज, उसने कहा जो राजा होगा वही हमारी कार खरीद सकता है। ठीक है, तो कॉस्ट बेस और डिफरेंशिएशन से बिल्कुल अलग रहता है। इनका रहता है एरिया ऑफ फोकस की हमको इन 15 लोगों के लिए काम करना है, हमको इन 500 लोगों के लिए काम करना है। हमारे क्या है, हमारी जैसे कि हम कहें तो फोकस एरिया में हम भी आते हैं। हम क्या कहते हैं कि भाई हमको केवल MBA BBA वालों को पढ़ाना है, बाकी किसी को नहीं पढ़ा रहे हम, है ना। PhD वालों को अभी नहीं पढ़ा रहे, 11 12 को नहीं पढ़ा रहे, और उसमें भी MBA BBA वालों को। अब इसमें सब्जेक्ट्स अपन बहुत सारे पढ़ा रहा हूँ मैं, लेकिन इसके अंदर क्या है, हमने फोकस एक ही स्ट्रीम पे कर रखा है ना। हम ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जा रहे हैं, नहीं कहीं और जा रहे हैं, केवल फोकस MBA वाले पे कर रखा है, और मेनली तो अभी AKTU पे चल रहा है ना। तो ये स्पेसिफिक कस्टमर, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कस्टमाइज नीड्स लेते हैं, स्पेशलाइजेशन पे वर्क कर रहे होते हैं। स्मॉल और न्यू फर्म्स के लिए बेहतर होता है। रोल्स रॉयल्स मैंने आपको बताया, जो लिमिटेड एडिशंस की बात बोलते हैं। अब कोऑपरेटिव स्ट्रेटजीज,
कोऑपरेटिव स्ट्रेटजीज क्या होता है, ये कोलैबोरेशन के ऊपर वर्क करती है। जैसे वोडाफोन आइडिया ने वर्क करा, हीरो होंडा ने कोलैबोरेट कर रखा था। ये क्या कह रहे हैं कि देखो अपन अगर साथ में ग्रोथ करेंगे तो ज़्यादा बेटर ग्रोथ कर पाएंगे। ये स्ट्रेटजी क्या बोलती है कि अगर अपन साथ में मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर काम कर पाएंगे। तो ये कोऑपरेटिव स्ट्रेटजीज यानी कि दो फर्म एक साथ मिलकर जब काम करना शुरू करती है तो कोऑपरेटिव स्ट्रेटजीज होती है, जिसमें म्यूचुअल बेनिफिट पर काम किया जाता है। कॉल्यूजन और स्ट्रेटेजिक अलायंस होते हैं कि भाई यहाँ पे तुम मत करना, वहाँ पे हम नहीं करेंगे, मतलब ये मार्केट हमारा, ये मार्केट तुम्हारा। जिससे क्या होगा, जैसे कि बहुत सी बार बार्बर शॉप्स हैं, इनकी एसोसिएशंस बन जाती हैं, कंप्यूटर वालों की एसोसिएशन बन जाती है, ऑटो वालों का चलो बहुत बेस्ट एग्जाम्पल दे देता हूँ, उबेर ओला का एग्जाम्पल दे देता हूँ। पहले तो बहुत प्राइस में वेरिएशन था, लेकिन अब प्राइस में ज़्यादा वेरिएशन आता नहीं है। ये क्या कहते हैं कि भाई हमारा एसोसिएशन है, हम इतना भाड़ा देंगे। ऑटो वाले में क्या होता था कि यहाँ का जाने का 100 रुपये किराया, तो कोई 70 में नहीं ले जा सकता। क्यों नहीं ले जा सकता? क्योंकि उनके एसोसिएशन है, रूल है। तो कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी म्यूचुअल बेनिफिट पे वर्क कर रहे हैं। तो इसी तरीके से ये सब किस पे वर्क कर रहे होते हैं? म्यूचुअल बेनिफिट पे। जियो आने से पहले वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, ये म्यूचुअल बेनिफिट पे वर्क कर रहे थे। कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी, भैया 300 रुपये दो, 298 पर जीबी का चार्ज लेना अपन को, 2G के स्पीड का, सब वो चार्ज लेके बैठे थे। जियो आया तो मार्केट डिस्टर्ब हो गया। ये कौन सी स्ट्रेटजी है? कोऑपरेटिव स्ट्रेटजीज है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? शेयर्स रिसोर्सेज, यानी कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसको आप भी यूज़ कर लो। जैसे कल उठ के कोई कंपनी कहे कि हमारे जो फास्ट चार्जिंग के स्टेशन है वो ऑल यूनिवर्सल रहेंगे, कोई भी कार आएगी आप हमारे स्टेशन पे चार्ज कर सकते हैं और हम भी दूसरे पे चार्ज कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत रैपिडली बढ़ जाएगा। अगर एक पूल बन जाए, मान लो अगर एक पूल बन जाए कि जिसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, उनकी सारी कंपनियां आए और कुछ परसेंट जितने नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं उसके अकॉर्डिंग शेयर्स दें और कहें कि अब इलेक्ट्रॉनिक स्टेशंस यूनिवर्सल पोर्ट्स रहेंगे, मतलब उनकी जो चार्जिंग पोर्ट रहेगा वो यूनिवर्सल रहेगा, कोई भी कार, कोई भी बाइक उसी स्टेशन से चार्ज हो सकती है और उसका जो चार्ज आएगा वो इनमें नंबर ऑफ व्हीकल्स के सेल्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेड होगा और रेशो भी उसके अकॉर्डिंग डिवाइडेड होगा। तो फास्ट ग्रोथ होगी। अभी क्या हो रहा है कि होंडा अपने अलग स्टेशंस लगा रहा है, टेस्ला अलग लगा रहा है ना, हर कंपनी अपने अपने वीडा अलग लगा रहा है अपने चार्जिंग स्टेशंस। तो क्या हो रहा है कि अपने पास चार्जिंग स्टेशंस तो हो रहे हैं, लेकिन हमारा वाला कहाँ पर है वो नहीं पता, है ना, लेकिन वहीं पे जाना पड़ रहा है। तो ये यूनिवर्सल अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो वो कोऑपरेटिव स्ट्रेटजीज में आती है। इसमें हम रिसोर्स को शेयर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोऑपरेटिव स्ट्रेटजीज का इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया। देखो इसके अंदर स्टेबिलिटी आती है, रिट्रेचमेंट आती है, ग्रोथ आती है, शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की रेट होती है, क्योंकि अगर आप कोऑपरेट करके रहोगे तो लॉन्ग टर्म सर्वाइव करेंगे, वरना क्या होगा, मार्केट में मोनोपोली कभी भी क्रिएट हो सकती है ना। डायरेक्शनल स्ट्रेटजी, अब डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज क्या होती है? डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज बोलती हैं कि बिजनेस ऑपरेशन और मार्केट प्रेजेंस के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट को ला रहे होते हैं। aims to expand business operation and market presence। ठीक है, कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल, हेल्प्स टू इंक्रीज मार्केट शेयर एंड रेवेन्यू। अब ये डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी है क्या? जहां हम खड़े हो जाएंगे लाइन वहीं से शुरू हो जाएगी। ये एक लाइन के अंदर स्ट्रेटजी है। इसके अंदर क्या है कि हम बता रहे हैं कि भैया अब मार्केट को यहाँ पे जाना है, यानी कि कोई नई थिंग लाए आप। जैसे कि जियो आया था, स्टार्ट में आया था तो उसने क्या करा था, फ्री में सिम देना शुरू किया था और 4G लॉन्च कर दिया था, जिससे क्या हुआ, मार्केट में एकदम से शिफ्ट आया। 3G तो बहुत कम, 3G से एकदम 4G पे जब स्विच हुए तो स्पीड जितनी देखने को मिली, आज तो 5G चल रहा है लेकिन स्पीड्स वगैरह जो देखने को अपलिफ्टमेंट देखने को मिला, ट्रिमेंडस मिला। तो क्या हुआ, वो डायरेक्शनल स्ट्रेटजी, यानी कि आप एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ जिसको लोग फॉलो करें, जो इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है, जो डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू भी आ सकती है। जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट क्या करते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेटजी देते हैं। उन दोनों के मार्केट शेयर इतना है कि दूसरी ई कॉमर्स के जो प्लेटफॉर्म है वो उनको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अमेजॉन ने अपना क्लाउड कंप्यूटिंग लॉन्च करा। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है कि भाई मेरे को 5000 लोगों के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, तो मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं इतना बड़ा सॉफ्टवेयर ले सकूं, मेरी कंपनी केवल 5000 मेंबर्स की है। तो अमेजॉन ने कहा भैया हमसे क्लाउड लो, हमसे सर्वर लो, हमसे सॉफ्टवेयर लो, हम आपको एक सॉफ्टवेयर देंगे जो लाखों का नहीं होगा, आप इसका मंथली रेंट दे देना, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, इसमें आप अपना सॉफ्टवेयर एक्सपांड करो। आपके 50,000 जितने कैपेबिलिटी जितना आपको 500 5000 में मिल रहा है, यानी लाखों की बचत करके दे रहा है। तो ये एग्जांपल है। ये क्या है, डायरेक्शनल। ठीक है, गूगल क्लाउड, ये मतलब जो किसी ने ना किया हो, आपने एक पाथवे डिसाइड किया है। अब डायरेक्शनल स्ट्रेटजी में स्टेबिलिटी भी होती है। स्टेबिलिटी क्या है इसके अंदर, डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज के अंदर स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि हम अपने करंट ऑपरेशंस को विदाउट मेजर चेंज करते रहते हैं, है ना। ये स्टेबिलिटी है कि भाई अब जो हो रहा है वो ठीक है और इसी के थ्रू हमारा पाथवे चलता रहेगा।
ठीक है। रिट्रेचमेंट, अब डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी में एक तो स्टेबिलिटी है, एक रिट्रेचमेंट, ये सारी डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज के टाइप हैं। एक तो अपन ने स्टेबिलिटी देख लिया, एक अपन ने ग्रोथ देख लिया और एक रिट्रेचमेंट देख लिया। रिट्रेचमेंट का मतलब क्या है? इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग स्केल्स, यानी कि जो हम काम कर रहे थे उसको अब काम करना बंद किया, हमने नई चीज़ें किया। ये बेसिकली 3 लेवल पे है। इसको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ, जिससे आपको अभी तक जितनी भी खिचड़ी पड़की होगी दिमाग में वो क्लियर हो जाएगी। देखो, डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज में 3 लेवल है, ये वाले केवल, ठीक है। वापिस से बनाता हूँ, ठीक है। ये तो है ग्रोथ लेवल, ये है स्टेबिलिटी लेवल और ये है रिट्रेचमेंट का लेवल। कोई भी नया प्रोडक्ट आया तो मार्केट में वो क्या करता है? ग्रोथ करता है। एक बार स्टेबल हो जाता है, जो प्रोडक्ट हो रहा है, जो मार्केट में सेल हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, और फिर क्या होता है? वो प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाता है टेक्नोलॉजी के कारण, ये यूजर इंटरफेस के कारण, या कुछ आफ्टर सम टाइम्स हमारी नीड्स बदल जाती है तो वो आउटडेटेड हो जाता है। तो हमको रिट्रेचमेंट की स्ट्रेटेजी लेनी होती है। तो डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज क्या कहती हैं कि हम मार्केट में एक डायरेक्शन सेट करेंगे ग्रोथ के स्टेज पे, फिर स्टेबिलिटी, यानी कि जो हम काम कर रहे हैं वो सारे जने वही काम करें, कोई नया काम ना हो, और फिर जब हमारा प्रोडक्ट डाउन होने लग जाए, जब हम मार्केट में डाउन होने लग जाए तो रिट्रेचमेंट करें, यानी कि रिड्यूस करें, उसको स्केल करना रिड्यूस करें और अपने प्रोडक्ट के लॉस को कम करें, क्योंकि अब सेल कम हो गई। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ले लेता हूँ मोबाइल फ़ोन की ग्रोथ हो रही है, टच पैड वाले फिर स्टेबल हुए, फिर आज जब डायल फोन वाले है ना, जो बटन वाले थे, वो ग्रोथ हुई, स्टेबल हुए, और आज डिक्लाइन होने की उस पे आ गए हैं, आज यूनिक पीस के अंदर आते हैं, ठीक है। अब कॉर्पोरेट पेरेंटिंग का मतलब क्या है कि बिजनेस कॉर्पोरेट पेरेंटिंग रेफर्स टू हाउ द कॉर्पोरेट सेंटर एड्स वैल्यू टू द बिजनेस यूनिट्स। पेरेंट्स गाइड्स द स्ट्रेटेजी, रिसोर्स एंड परफॉर्मेंस। कॉर्पोरेट पेरेंटिंग बेसिकली तो कोर्स भी होता है इसका, बेसिकली हम ट्रेनिंग सेशन भी करते हैं। कॉर्पोरेट पेरेंटिंग का मतलब बेसिकली इतना ही है कि मैनेजमेंट जो एक्ट परफॉर्म करता है, जो मैनेजमेंट एक्ट परफॉर्म करता है वो कॉर्पोरेट पेरेंटिंग होता है। मैनेजमेंट क्या एक्ट परफॉर्म करता है? मैनेजमेंट डायरेक्शन देता है, मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट का डिसीजन देता है, मैनेजमेंट फाइनेंस का डिसीजन देता है, मैनेजमेंट वैल्यू क्रिएशन करता है, मैनेजमेंट रूल्स एंड पॉलिसीज बनाता है, तो वो कहलाता है कॉर्पोरेट पेरेंटिंग। बेसिकली कॉर्पोरेट पेरेंटिंग इज जस्ट क्रिएटिंग अ वैल्यू टू दिस बिजनेस यूनिट। कॉर्पोरेट पेरेंटिंग फोकस किस पे करती है? सिनर्जी क्रिएशन पे, अवॉइडिंग वैल्यू डिस्ट्रक्शन पे, सपोर्ट बिजनेस थ्रू देयर एक्सपर्टीज, कल्चर, फाइनेंशियल कंट्रोल। कॉर्पोरेट पेरेंटिंग करता कौन है? यूजुअली तो मैनेजमेंट ही करता है, जो ऑनर्स होते हैं वही कॉर्पोरेट पेरेंटिंग करते हैं, लेकिन समटाइम्स आर्बिट्रेचर्स भी करता है, समटाइम्स दूसरी यूनिट्स भी करती हैं, समटाइम्स जो हेड यूनिट होती है वो कॉर्पोरेट पेरेंटिंग करती है। जैसे कि एक बड़ी यूनिट है ना, एक हमारी रिलायंस की बड़ी यूनिट है, उसने 15 कंपनियां खोल ली अपनी, तो ये क्या है? सबके लिए सिंगल जगह से रूल्स बन रहे हैं, सिंगल जगह से पॉलिसीज बन रही है, सिंगल जगह से सारे के सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो ये कॉर्पोरेट पेरेंटिंग कहलाती है। समझ में आया? बहुत सिंपल है। अब कॉर्पोरेट पेरेंटिंग का नेचर क्या है? ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है, इस यूनिफॉर्म वे में होती है, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, एक्सपर्ट होते हैं इसके अंदर, लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन, फैसिलिटेटर होते हैं, और डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। मतलब ये क्या कह रहे हैं? डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, क्योंकि रिलायंस का जो सब्सिडरी कंपनी है उसके ऊपर आप पॉलिसी मेकिंग कर रहे हो, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रोल है ना, मैक्सिमम सिनर्जी बनाते हैं, ठीक है। अब स्कोप क्या है कॉर्पोरेट पेरेंटिंग का? जहाँ जहाँ डिसीजन लेना है वहाँ कॉर्पोरेट पेरेंटिंग है। लाइक मल्टी बिजनेस होगा, वहाँ पर अपन को यूज़ करना है। जहाँ शेयरिंग में यूनिट्स आएंगी वहाँ पे यूज़ करना है। डिसइन्वेस्टमेंट, एक्विजिशन, मर्जर के अंदर इसका यूज़ किया जाएगा, प्लानिंग बनाने में यूज़ किया जाएगा, पॉलिसीज जनरेशन में यूज़ किया जाएगा, और कंट्रोलिंग, ऑटोनॉमी और कंट्रोलिंग को बैलेंस करने में, है ना, यूज़ किया जाएगा। और इंपॉर्टेंस क्या है? ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराती है, जैसे हमको स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराती है कॉर्पोरेट पेरेंटिंग, फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराती है, डुप्लीकेशन को रोकती है ना, सपोर्ट करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी होता है, इन्वेस्टमेंट सपोर्ट भी होता है, एक्सपर्ट एडवाइस भी अपन को मिल जाती है। जैसे कि बहुत सारी शार्क टैंक के एपिसोड में आपने बोला होगा, सर आप अपन को इन्वेस्टमेंट करो लेकिन आप हमारे साथ आ जाओ। आप हमारे साथ आओगे तो जब वो उनके साथ जाएंगे तो वो अपनी एक्सपर्टीज देंगे, उसी को ही कॉर्पोरेट पेरेंटिंग बोलते हैं। वो अपनी एक्सपर्टीज देते हैं कि तुम ये काम कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, अब इसके साथ ये अभी एड ऑन करो, है ना। विजन और विजन वैल्यूज बता रहे हैं, लॉन्ग टर्म्स के लिए बता रहे हैं, और फंक्शनल स्ट्रेटजीज,
यहाँ तक तो समझ में आया। डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज आपको समझ में आ गई है ना, जिसमें अपन ने ग्रोथ देख ली, स्टेबिलिटी देख ली और रिट्रेंचमेंट की देख ली। अब आ जाते हैं फंक्शनल स्ट्रेटजीज। फंक्शनल स्ट्रेटजीज का मतलब वो स्ट्रेटजीज होता है जो अपन डिपार्टमेंटल वाइज लागू करते हैं, यानी कि हर डिपार्टमेंट का क्या काम होता है, फंक्शन, कार्य करना। जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केटिंग का काम कर रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन का काम कर रहा है, तो उनके थ्रू जो स्ट्रेटजीज बनाई जाती है उसको फंक्शनल स्ट्रेटजीज होती है, जो डे बाय डे की एक्टिविटी के लिए है, जो वीकली और मंथली एक्टिविटीज के लिए, जो लॉन्ग टर्म नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म एक्टिविटी के लिए होता है, जो बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए होती है। ठीक है, तो बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए होती है, स्पेसिफिक एक्शंस के लिए होती है, हाई और लिंक लो लेवल को जो होती है वो लिंक करती है। मार्केटिंग, फाइनेंस, कॉर्पोरेशन ऑपरेशंस, एचआर, आईटी, हर डिपार्टमेंट के लिए स्ट्रेटजी अलग बनती है और मैनेजमेंट एक वाइटल रोल प्ले करता है ये स्ट्रेटजी बनाने में। अब मार्केटिंग स्ट्रेटजी, अब जैसे कि फंक्शनल स्ट्रेटजी में मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो मार्केटिंग की एक्टिविटी है, अब आप इसमें बहुत सारे टाइप्स ले सकते हो, फाइनेंशियल स्ट्रेटजी, स्टॉक स्ट्रेटजी, ऑपरेशनल स्ट्रेटजी, जिस फंक्शन के अकॉर्डिंग हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजी के मतलब है कि वो बेस्ट प्लान जिससे मार्केटिंग की सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हो जाए, वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ना, कि कम्युनिकेट कैसे करना है, डिलीवर कैसे करना है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। आज तो 7 P's आ गए हैं है ना, 4 P's यहाँ पे लिखे हुए, 7 P's कोशिश करिए ढूंढने के लिए। 4 P's ही वैसे एग्जाम के अंदर आते हैं, लेकिन 7 P's भी अपन को याद होने चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन और पोजीशनिंग में गाइड करती है, कस्टमर के लिए लॉयल्टी प्रोवाइड करती है। ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब इसी तरीके से फाइनेंशियल स्ट्रेटजी के हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इक्विटी शेयर्स कहाँ से लेने हैं हमको, प्रिक्विटी शेयर्स कहाँ से लेने हैं, मार्केट में शेयर इशू करने हैं नहीं करने हैं, लोन लेना है नहीं लेना है, लेना है तो डिबेंचर के थ्रू लेना है, प्रेफरेंस शेयर के थ्रू लेना है या अदर थर्ड पार्टी से लेना है, सिक्योर्ड लोन है अनसिक्योर्ड लोन है, ये फाइनेंशियल स्ट्रेटजी का पार्ट हो गया। अब आ जाते हैं R&D एंड इनोवेशन स्ट्रेटजी। ये भी एक डिपार्टमेंट होता है जो हमारा फोकस करता है कि हमको कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, कैसे आगे बढ़ाना है अपने प्रोडक्ट को, यानी डिपार्टमेंटल वाइज अपन स्ट्रेटजीज में आगे बढ़ रहे हैं। अब ऑपरेशन स्ट्रेटजीज अपनी डे बाय डे की एक्टिविटी, डे बाय डे मशीन की एक्टिविटी, अपने मैनेजर, अपने लेबर की प्लानिंग, ये सारी की सारी ऑपरेशनल एक्टिविटीज में आती है, जिसमें अपन रिसाइकल, रीयूज और वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी वर्क करते हैं। ठीक है, ऑपरेशन स्ट्रेटजी यानी प्रोडक्शन स्ट्रेटजी एक ही है। परचेसिंग एंड लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी, परचेसिंग एंड लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी स्टोर डिपार्टमेंट का काम है कि हम कहाँ से प्रोडक्ट खरीदेंगे, कहाँ पे बेस्ट मिलेगा, कितने में मिलेगा, कौन से हमारे सप्लायर्स देंगे, क्या ऑप्शन रहेगा कि बिड लगाएंगे हम, कौन सी चीज़ें होंगी और हम यूज़ करेंगे। और लॉजिस्टिक यानी कि गुड्स कैसे सप्लाई होंगे, उनके मूवमेंट कैसे होगी, स्टोरेज की कैपेबिलिटी क्या होगी, इन्वेंट्री में हम लीफो लेंगे फीफो लेंगे कौन सी। और HRM की स्ट्रेटजी अपन HR मैन पावर से रिलेटेड है, जिसके अंदर हम HR की प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग, उसके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, उसके PF जनरेशन, उसकी सैलरी, उसका कंपनसेशन कंप्लीट करेंगे। रिक्रूटमेंट प्लानिंग, डायरेक्शन है ना, रिक्रूटमेंट प्लानिंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ये सारी एक्टिविटीज इसके अंदर आएगी। IT की स्ट्रेटजी बेसिकली IT के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, डिपेंड करेगा अपनी इंडस्ट्री कैसे। जैसे कि अगर मान लेते हैं अपनी सीमेंट इंडस्ट्री, तो वहाँ पर IT के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात होगी, लेकिन अगर अपनी IT इंडस्ट्री है तो वहाँ पर उसके डेवलपमेंट, उसके कम्युनिकेशन, क्योंकि मेन अपना प्रोडक्ट IT है ना, तो उसके ट्रांसफॉर्मेशन, इन सारी चीज़ों पर बात होगी। ठीक है, ये बेसिकली स्ट्रेटजीज के टाइप्स थे। अब लास्ट टॉपिक अपना इस यूनिट का है वो है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना। आउटसोर्स करना क्या होता है, जब मैं मेरा काम किसी से करवाता हूं तो वो आउटसोर्स है सामान्य भाषा में। यानी कि एक होंडा कंपनी है ना, होंडा कंपनी है, और एक हमारे यहाँ पे BMD कंपनी है। गाड़ी में सीट कवर होते हैं ना, होंडा कंपनी के जो सीट कवर होते हैं, जो कार चलाते हैं अपन होंडा सिटी, उसमें जो सीट कवर लगते हैं वो सीट कवर BMD कंपनी बना के देती है। उसके जो टायर हैं वो MRF कंपनी बना के दे रही है। यानी कि आप अपने वर्क को दूसरे से करवाते हैं और उसके बदले में उसको प्राइस देते हैं, वो आउटसोर्सिंग होता है। इसका मेन रीज़न ये होता है ताकि अपन अपने कोर बिजनेस के ऊपर फोकस कर सके, अपन इस कंपनी के ऊपर फोकस कर सके कि होंडा कंपनी के ऊपर फोकस हो गया है ना। इसका जो कोर है कि अपन सेलिंग कैसे बढ़ाएं, मार्केटिंग की कौन सी एक्टिविटीज लॉन्च करें उसके ऊपर, और क्वालिटी कंट्रोल कर सके और फास्ट डेवलपमेंट कर सके। जब तक हम आउटसोर्स नहीं करेंगे फास्ट डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर सारी चीज़ें इसी को बनानी है तो इसको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होगा, कॉस्ट भी हाई होगी है ना। क्वालिटी कंट्रोल भले बेटर हो, आउटसोर्सिंग में क्वालिटी कंट्रोल एक मेन इशू रहता है, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल अगर अपन कर लेते हैं एमिट तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलती है। ठीक है,
तो ये तो मान लिया। अब ऑफशोरिंग क्या होता है? एक तो आउटसोर्सिंग में हम MRF के टायर्स मंगवा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। ऑफशोरिंग के अंदर हम पूरा का पूरा बिजनेस कहीं पे सेटअप कर देते हैं, अलग जगह पे। जैसे कि इंडिया के अंदर बिजनेस चल रहा है, मैं पूरा का पूरा बिजनेस जाके यूके में सेटअप कर देता हूँ, यूएसए में सेटअप कर देता हूँ, वो ऑफशोरिंग कहता है। यानी कि पूरी की पूरी बिजनेस सेटअप प्रोसेस जितनी भी है उसकी, परचेसिंग, प्रोडक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, जितनी भी उसकी प्रोसेसेस हैं, फाइनेंशियल कह सकते हो, स्टोर डिपार्टमेंट की कह सकते हो, R&D की कह सकते हो, सारी प्रोसेस हमने कहीं और पे करा रहे हैं, जबकि मेन हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर ही है ना। जैसे IT सर्विसेज में बहुत होता है। IT सर्विसेज में क्या होता है कि हम जो जैसे IT का कुछ भी काम करना है, वेबसाइट डिजाइन करना है, सॉफ्टवेयर करवाना है, वो कहीं और हो रहा है, पूरा प्रोसेस कहीं और हो रहा है, लेकिन सारा काम यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। ये ऑफशोरिंग प्रोसेस होती है, ये आउटसोर्सिंग का मेजर रूप है। मतलब कि ऑफसोर्सिंग तो एक स्मॉल, इसमें हम केवल एक ही प्रोसेस कर रहे हैं। इसके अंदर तो हम कह रहे हैं कार भी तुम्हें बना के दे दो, हम तो केवल बेचेंगे। बोट कंपनी ऑफशोरिंग टाइप में चलती है कि भैया शुरू में क्या हो रहा था कि बोट कंपनी वालों ने क्या करा, चाइना से प्रोडक्ट लाए, उस पर अपना लेबल लगाया, उनको कहा कि ये प्रोडक्ट है, इस क्वालिटी का होना चाहिए, इस साइज का होना चाहिए, इस कलर का होना चाहिए, इस डिजाइन का होना चाहिए। यहाँ पर लेबल लगा के भी वही भेज रहे थे, यहाँ पर उसकी मार्केटिंग करी और उसको सेल करना शुरू करा, तो ये ऑफशोरिंग है। समझ में आ गया? तो चलिए लास्ट अपना एक यूनिट हो गई है, लास्ट 2 यूनिट बची है, जल्दी से उन पे हमला करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजिंग टर्म्स भी थे, लेकिन इजी टू अंडरस्टैंड है, एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। जय हिंद।